गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इडुसाला में आपका स्वागत है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक से वर्ल्ड ज्योग्राफी का डिस्कशन कर रहे हैं और इसमें चैप्टर 11 तक हो चुका है। इससे पहले वाले चैप्टर में चट्टान हम लोगों ने अध्ययन किया था। अब मृदा चैप्टर 12 है और चैप्टर का नाम है मृदा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। और साथ ही वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। मृदा है और इसका आप सामान्य परिचय देख लेते हैं। ठीक है, मृदा कई ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों का मिश्रण होता है। यह भूपरपट्टी के सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है। धरातली चट्टानों के अपक्षय, जलवायु और पौधों और करोड़ों भूमिगत कीटाणुओं तथा कृमियों के बीच होने वाली आपसी क्रियाकलाप का अंतिम परिणाम ही मिट्टी है। इन भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं के एक लंबी अवधि तक कार्यरत रहने से मिट्टी की परतों का निर्माण होता है। चट्टानों के प्रकार, जलवायु, वनस्पति आदि से संबंधित होने के कारण ही भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। फलतः फसलों, घासों तथा पेड़ पौधों आदि में भी भिन्नता पाया जाता है। मृदा महत्वपूर्ण क्षयशील संसाधन है क्योंकि एक बार नष्ट हो जाने पर इसकी स्थानापूर्ति नहीं की जा सकती है। मानवीय क्रियाकलापों द्वारा अत्यधिक अपरदन के कारण इसका क्षय हो जाता है। मृदा निर्माण प्रक्रिया की दर अत्यंत मंद होने के कारण मृदा को अनवीकरणीय संसाधन भी माना जाता है। तो मृदा अनवीकरणीय संसाधन है। मृदा के अलग अलग प्रकारों के अपने खास रासायनिक गुण होते हैं। जिस मृदा में चूने की मात्रा कम होती है उसे अम्लीय मृदा तथा जिसमें चूने की मात्रा ज़्यादा होती है उसे क्षारीय मृदा कहते हैं। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया था। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य था मृदा के महत्व की दिशा में वैश्विक ध्यान आकर्षित करना था। प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं मृदा का संरचना और संगठन कैसे होता है। तो मृदा की अपनी संरचना तथा संगठन होती है। मृदा के संगठन का संबंध विभिन्न प्रकार के अवसादों के अनुपात से है, जबकि इसकी व्यवस्था का संबंध संरचना से होता है। जब मिट्टियों के कण आपस में पिंड के रूप में संगठित हो जाते हैं तो इन संगठित पिंडों को मृदा की संरचना कहा जाता है। ठीक है, मृदा की गठनता एवं संरचना इसकी समृद्धता एवं पारगम्यता को निर्धारित करती है। ये देख लीजिए फिगर। रेत, चिका, सिल्ट के अनुपात के आधार पर मृदा के ये प्रकार हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अत्यंत बारीक कणों से निर्मित चिका युक्त मृदा में छिद्रों का आकार छोटा और संख्या अधिक होती है, जिससे इनके द्वारा जल को अवशोषित करने की क्षमता अर्थात संरद्धता अधिक हो जाती है। इसलिए चिका युक्त मृदा आर्द्र होने पर चिपचिपी हो जाती है और शुष्क होने के बाद इसमें बड़ी बड़ी दरारें बन जाती हैं। बड़े आकार के कणों से निर्मित रेतीली मृदा में छिद्रों का आकार बड़ा होने के कारण संरद्धता जो होती है कम हो जाती है और पारगम्यता अधिक हो जाती है, जिस कारण जल का रिसाव ऊपर की परतों से नीचे की परतों में अधिक होता है। यही कारण है कि रेतीली मृदा शुष्क होती हैं। ठीक है, दोमट मृदा में रेत, सिल्ट और चिका का अनुपात लगभग एक समान होता है। इस कारण इसकी संरद्धता और पारगम्यता में एक प्रकार का संतुलन बना रहता है। फलतः कृषि की दृष्टि से दोमट मृदा जो होती है सबसे उपजाऊ होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है चट्टानी संरचना। तो मृदा के नीचे स्थित चट्टानी संस्तर को जनक पदार्थ कहते हैं क्योंकि इसी से मृदा का निर्माण प्रारंभ होता है। वस्तुतः यह आवश्यक नहीं है कि किसी क्षेत्र की मृदा उसी चट्टानी संस्तर पर स्थित हो जिससे वह बनी हो। ठीक है, ग्रेनाइट चट्टान के टूटने से बालू मिश्रित चिकनी मिट्टी बनाती है, जबकि बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय से महीन कणों की उपजाऊ काली मृदा बनती है। तो ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने से बालू मिश्रित चिकनी मृदा बनती है और बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय से महीन कणों की उपजाऊ काली मृदा बनती है। कुछ चट्टानें शीघ्र ही अपक्षयित हो जाती हैं और कुछ धीमी गति से अपक्षयित होती हैं। इन्हीं गुणों के कारण सेल जैसी चट्टानें अच्छी मृदा उत्पादक होती हैं, जबकि चूना पत्थर जैसी चट्टानें निम्न कोटि की मृदा उत्पादक होती हैं। चट्टानों में अपरक्षण
चट्टानों में अपक्षरण की गति जितनी अधिक होगी, मृदा का निर्माण उतनी ही तेज से होगा। अब देख लीजिए जलवायु। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु भी एक महत्वपूर्ण कारक है। एक ही जलवायु वाले क्षेत्रों में दो विभिन्न प्रकार के जनक पदार्थ ही एक ही प्रकार की मृदा का निर्माण कर सकते हैं, तथा एक ही तरह के जनक पदार्थ दो भिन्न जलवायु प्रदेशों में दो भिन्न प्रकार की मृदा का निर्माण कर सकते हैं। जलवायु भिन्नताओं के कारण रवेदार ग्रेनाइट चट्टानें मानसूनी प्रदेश के आर्द्र भागों में लैटेराइट मृदा का और शुष्क भागों में लैटेराइट से भिन्न प्रकार की मृदा का निर्माण करती है, जबकि ये ग्रेनाइट चट्टानें स्टेपी जलवायु में काली मृदा और टैगा जलवायु में भूरी मृदा का निर्माण करती है। मृदा का रंग जीवांश की मात्रा पर भी निर्भर करता है। अब देखिए आर्द्र जलवायु प्रदेशों में क्या होता है, जहाँ वर्षा की मात्रा वाष्पीकरण की दर से अधिक होती है, वहाँ क्षारीय तत्व जल के साथ घुल जाते हैं, घुलकर निच्छालन द्वारा मृदा के नीचे की परतों में चले जाते हैं। इसलिए आर्द्र जलवायु प्रदेश की मृदा क्षारीय नहीं होती है। अर्ध शुष्क एवं शुष्क जलवायु प्रदेश में जहाँ वाष्पीकरण की दर वर्षा की मात्रा से अधिक होने के कारण मृदा की ऊपर की परतें शुष्क हो जाती हैं, वहाँ के सिकत्व क्रिया के द्वारा जल के साथ घुले हुए जो क्षारीय तत्व होते हैं नीचे की परतों से ऊपर की परतों में आ जाते हैं, जिसके कारण मृदा अधिक क्षारीय हो जाती है। क्षारीय मृदा में सोडियम, विशेषकर सोडियम कार्बोनेट की बहुलता पाई जाती है। निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर अथवा मैदानी प्रदेश से पर्वतीय प्रदेशों की ओर जाने पर तापमान में कमी आने के साथ मृदा की जो अम्लीयता है उसमें भी वृद्धि होती जाती है। मृदा की अम्लीयता एवं क्षारीयता को pH मान द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस मान का विस्तार 0 से 14 तक होता है। pH मान 7 होने पर मृदा तटस्थ तथा 7 से कम होने पर मृदा अम्लीय होता है और 7 से अधिक होने पर मृदा क्षारीय होता है। अब वनस्पति देख लेते हैं। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर जाने पर वनस्पति की सघनता में वृद्धि के बावजूद ह्यूमस की मात्रा में पहले वृद्धि होता है और फिर कमी हो जाता है। उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में अत्यंत कम तापमान होने के कारण कार्बनिक पदार्थों का विघटन नहीं हो पाता है, जबकि निम्न अक्षांशीय प्रदेशों में सूक्ष्म जीवों के द्वारा पत्तियों का उपभोग किए जाने के साथ निच्छालन के द्वारा ह्यूमस जल के साथ घुलकर नीचे की परतों में चले आते हैं। वनस्पतियाँ के पत्तों तथा जड़ों के सड़ने से ह्यूमस का निर्माण होता है, जो मृदा की उर्वरता बढ़ाने के साथ साथ मृदा के विकास में भी सहायक होता है। अब जीवाणुओं को भोजन मृदा में उपस्थित ह्यूमस से प्राप्त होता है। फलतः मृदा पर जीवाणुओं का प्रभाव अलग अलग जलवायु प्रदेशों में भिन्न भिन्न होता है। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में जीवाणु अधिक सक्रिय अवस्था में रहते हैं, जो मृदा से ह्यूमस को ग्रहण कर लेते हैं। फलतः इन प्रदेशों की मृदाओं में ह्यूमस अपेक्षाकृत कम हो जाती है। इसके विपरीत देखें तो ठंडे जलवायु प्रदेशों में जीवाणु कम सक्रिय रहते हैं, जिसके कारण इन प्रदेशों की मृदाओं से ह्यूमस की क्षति कम होती है। स्थलीय ऊंचावच देखते हैं। स्थलीय ऊंचावच भी मृदा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसमें क्या होता है, स्थलीय ऊंचावच मृदा निर्माण एवं अपरदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीव्र ढाल वाली चट्टानी सतह पर जल बहाव अधिक तीव्र होने के कारण मृदा निर्माणकारी पदार्थों का जमाव कम हो पाता है। फलतः यहाँ जो मृदा होती हैं वो बहुत पतली परत का ही निर्माण कर पाती हैं, जिसे अवशिष्ट मृदा कहते हैं। ऐसे क्षेत्रों में भूरक्षण परिरेखा बंधन विधि द्वारा किया जाता है, जिससे मृदा अपरदन कम होता है। भारत के दक्षिणी पठार में ऊंचावच अधिक विषमता युक्त होने के कारण मृदा का आवरण कम गहरा होता है, जबकि इसी क्षेत्र में नदी घाटियों अथवा तटवर्ती डेल्टाइयों भागों में गहरी मृदा पाई जाती हैं। सपाट एवं समतल धरातल पर आदर्श अपवाह होता है और न्यूनतम अपरदन होता है, अतः पूर्णतः अपक्षालित तथा गहरी मृदाओं का वहाँ निर्माण होता है। जबकि चौरस परंतु निचले धरातल पर जल भराव होने एवं अच्छे अपवाह के अभाव में नीली भूरी तर एवं चिपकने वाली मृदा की मोटी परत का निर्माण होता है। ढाल की प्रवणता, ढाल की लंबाई एवं ढाल पक्ष आदि किसी भी स्थान में मृदाओं के रासायनिक, भौतिक एवं जैविक गुणों को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। तो इस तरह आपने देखा
कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक ये सभी थे। अब आगे देखते हैं मृदा परिच्छेदिका। ठीक है, मृदा की ऊपरी सतह से आधारभूत चट्टान तक के ऊर्ध्वाधर काट को मृदा परिच्छेदिका तथा मृदा की क्षैतिज परतों का मृदा सनस्तर कहते हैं। तो मृदा की जो ऊपरी सतह होती है उससे आधारभूत चट्टान तक के ऊर्ध्वाधर जो काट होता है उसे ही मृदा परिच्छेदिका कहते हैं तथा मृदा की जो क्षैतिज परतों को मृदा सनस्तर कहते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए मृदा परिच्छेदिका का फिगर है। सन स्तर की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर ही मृदा की पहचान की जाती है। जैसे मृदा के सबसे ऊपरी जैविक परत को ओ सन स्तर कहते हैं। इन जैविक सन स्तरों का निर्माण पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त जैविक पदार्थों के संचयन से होता है और ओ सन स्तर के नीचे ए सन स्तर पाया जाता है। इसकी कई उपभागों में विभाजित किया जाता है। ए सन स्तर की जिस तरह में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है उसे A1 उप सनस्तर कहते हैं। तो ए सनस्तर में जिस परत में ह्यूमस की जो मात्रा होती है अधिक होती है उसे A1 उप सनस्तर कहते हैं, जिसका रंग कैसा होता है, गाढ़ा होता है और पोषक तत्वों के अधिकता के कारण कृषि की दृष्टि से यह अधिक उपयोगी होता है। ठीक है, और ए सनस्तर के A2 उप सनस्तर में अपवाहन की दर अधिक होने के कारण पोषक तत्वों का अभाव होता है, जिसके कारण A2 उप सनस्तर का रंग हल्का होता है, अतः इसे अपवाहन क्षेत्र भी कहा जाता है। अब बी सनस्तर के देख लीजिए, तो बी सनस्तर के B2 उप सनस्तर में विनिक्षेपण की दर सर्वाधिक होने के कारण पोषक तत्वों का यहाँ जमाव होता है, जिसके कारण B2 उप सनस्तर का रंग A1 उप सनस्तर से हल्का तथा A2 उप सनस्तर से गाढ़ा होता है। ठीक है, B2 सनस्तर को विनिक्षेपण क्षेत्र भी कहते हैं। A3, B1 तथा B3 उप सनस्तरों को संक्रमण सनस्तर कहते हैं, क्योंकि यहाँ एक साथ दो सनस्तरों की विशेषता देखने को मिलती है। मृदा की सबसे निचली परत को सी सनस्तर कहते हैं, जहाँ मृदा निर्माणकारी प्रक्रिया का आंशिक प्रभाव होने के कारण मृदा का पूर्णतः विकास नहीं हो पाता है, लेकिन कालांतर में सी सनस्तर बी सनस्तर में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार अन्य सनस्तरों के परिवर्तन से ही मृदा की मोटाई में वृद्धि होती जाती है। ठीक है, ये देख लीजिए फिगर में, ये सनस्तर है, ओ है, ए है, बी है, जिसके बारे में अभी आपने देखा, और ये सी सनस्तर है यहाँ तक। अब देखते हैं मृदा का वर्गीकरण। तो वैश्विक मृदा के वितरण को आधार बनाकर विभिन्न देशों के विद्वानों द्वारा तथा अनेक वैश्विक संस्थाओं द्वारा मृदा के वर्गीकरण का प्रयास किया गया है। इस क्रम में सर्वप्रथम रूसी विद्वान V.V. डोकुचाएव द्वारा मृदा के वर्गीकरण का प्रयास किया गया था सबसे पहले। आगे चलकर 1938 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग द्वारा वैश्विक मृदा का वर्गीकरण किया गया, जिसे USDA सिस्टम नाम दिया गया है। इस वर्गीकरण के आधार पर मृदा को मंडलीय मृदा, अंतःक्षेत्रीय तथा अंतः प्रादेशिक मृदा, अमंडलीय, अप्रादेशिक मृदा में वर्गीकृत किया गया है। इसी क्रम में 1975 में संयुक्त राज्य अमेरिका की मृदा संरक्षण सेवा के मृदा सर्वेक्षण विभाग द्वारा बृहद मृदा वर्गीकरण योजना प्रस्तुत किया गया। इसके द्वारा वैश्विक मृदा को उनके परिच्छेदिका के विभिन्न लक्षणों के आधार पर 12 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये देख लीजिए मृदा का वैश्विक वितरण दिया हुआ है। ये मृदा है और इस विश्व का भू क्षेत्र लगभग प्रतिशत में ये दिया है। एरिडीसॉल्स 12% पे है, इंसेप्टिसॉल्स 17% पे है, अल्फीसॉल्स 10% पे है, एंटीसॉल्स 16% पे है, ऑक्सीसॉल्स 8.0%, मोलीसॉल्स 7.0%, अल्टीसॉल्स 8.0%, स्पोडोसॉल 4.0% पे है, वर्टीसॉल 2.0% पे है और एंडीसॉल्स 1.0 पे है और हिस्टोसॉल्स ये भी 1.0 पे है % पे और जेलीसॉल्स 9.0% पे है। ठीक है, अब देख लीजिए मृदा को 3 भागों में बांटा गया है। क्षेत्रीय अथवा मंडलीय मृदा, अंतः क्षेत्रीय अथवा अंतः प्रादेशिक मृदा और अक्षेत्रीय मृदा। तो क्षेत्रीय अथवा मंडलीय मृदा किसे कहते हैं? इस प्रकार की मृदा उचित जल निकास वाले मूल स्थान पर विकसित एवं वातावरण के साथ साम्यावस्था में होती हैं
और अंतर क्षेत्रीय अथवा अंतर प्रादेशिक मृदा, इस प्रकार की जो मृदा है विभिन्न प्रदेशों में बिखरी हुई होती हैं। इस मृदा में जल प्रवाह की व्यवस्था नहीं होती है, जिस कारण जलाक्रांति की स्थिति बनी रहती है। अक्षेत्रीय मृदा, इस प्रकार की मृदा का संबंध स्थानीयता से नहीं होता, बल्कि अपरदन के कारकों द्वारा परिवहित कर लाई जाती है। इसमें मृदा संस्तरों का पूर्ण विकास नहीं होता है। ठीक है, तो ये थी मृदा के भाग और उनके विशेषता जो था। अब मृदा का समान वर्गीकरण देख लीजिए। तो मृदा के समान वर्गीकरण में पेडोकल और पेडल्फर को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। तो इसमें पेडल्फर मृदा के अंतर्गत कौन सा आता है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की मृदा को, और पेडोकल मृदा के अंतर्गत शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों की मृदा को वर्गीकृत किया गया है। तो इनका उल्लेख देख लेते हैं। पेडल्फर जो है वर्ग की जो मृदा है ये कैसी होती हैं? तो ये मृदाएं उच्च अक्षांशीय कोनधारी वनों से लेकर मध्य अक्षांशीय पतझड़ वाले वनों से होते हुए निचले अक्षांशों में स्थित उष्णकटिबंधीय वनों और घास के मैदानों वाले आर्द्र जलवायु प्रदेशों में पाई जाती हैं, जहां वार्षिक वर्षा 63.5 सेंटीमीटर से अधिक होती हैं। निम्न अक्षांशों में उच्च तापमान एवं आर्द्र मौसमी दशा वाले क्षेत्रों में लाल और पीले रंग की पेडल्फर मृदाएं मिलती हैं। जैविक पदार्थों की अधिकता होने पर भी जीवाणुओं की अधिक क्रियाशीलता के कारण जीवाणुओं द्वारा ह्यूमस का उपभोग कर लिया जाता है, जिसके कारण ह्यूमस की बहुत कम मात्रा बच पाती है। फलतः उर्वरकों के अभाव में यह जल्द ही अनुपजाऊ हो जाती हैं। पेडल्फर वर्ग में विभिन्न प्रकार की मृदाओं को शामिल किया जाता है, जैसे टुंड्रा मृदा, पोडजल मृदा, लैटेराइट मृदा, ये सभी पेडल्फर के अंतर्गत आता है। तो लैटेराइट मृदा देख लीजिए। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेशों में जहां सदाबहार वन मिलते हैं, वहां मृदा का विकास लेटेराइजेशन के कारण होता है। इस प्रक्रिया में तापमान अधिक होने के कारण सिलिकेट खनिज तत्व विघटित होकर सिलिका में परिवर्तित हो जाता है, जिससे निक्षालन के समय जल के साथ सिलिका बहकर नीचे की परतों में चली जाती हैं। क्षारीय तत्व और ह्यूमस भी जल के साथ घुलकर नीचे की परतों में चले जाते हैं। इसलिए इस मृदा के ऊपर की परतों में सिलिका, क्षारीय तत्व और ह्यूमस का अभाव रहता है। इस मृदा में एल्यूमिनियम तथा आयरन के ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसीलिए इस मृदा का रंग लाल होता है। इस मृदा में बॉक्साइड, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। यह मृदा कृषि के लिए अपेक्षाकृत उपयुक्त नहीं होती है। इस मृदा में कठोर लकड़ी के वृक्ष तथा कांटेदार झाड़ियाँ उगती हैं, जैसे जायरे, कांगो का बेसिन, अमेजन बेसिन इत्यादि। भारत में लेटेराइट मृदा मुख्यतः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्रों और केरल में पाई जाती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं पोडजोल मृदा क्या होता है। शीत आर्द्र जलवायु प्रदेश में जहाँ शंकुधारी वन मिलते हैं, वहाँ मृदा का विकास पोडजोलाइजेशन के द्वारा होता है, इसलिए इस मृदा को पोडजोल मृदा कहते हैं। पोडजोलाइजेशन प्रक्रिया के तहत शीत आर्द्र जलवायु प्रदेश में अत्यंत कम तापमान होने के कारण सिलिकेट खनिज तत्वों का विघटन नहीं हो पाता, जिस कारण इस मृदा के ऊपर की परतों में सिलिका की अधिकता होती है, जबकि कार्बनिक पदार्थों का विघटन नहीं होने के कारण ह्यूमस का अभाव होता है। अम्ल की मात्रा अधिक होने के कारण इस मृदा में जीवाणुओं की अनुपस्थिति पाई जाती है। तो ये था पोडजोल मृदा। अब देखते हैं टुंड्रा मृदा। टुंड्रा जलवायु प्रदेश में टुंड्रा मृदा का विकास ग्लेइकरण के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, अत्यंत कम तापमान होने के साथ हिमगलन के कारण जल का भराव हो जाता है, जिससे सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों भी कम हो जाती हैं और ऑक्सीजन का स्तर भी निम्न होता है। कार्बनिक पदार्थों के विघटन की दर नगण्य होने के कारण मृदा में अविघटित कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। चट्टानी संरचना में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की दर भी नगण्य होती है, जिससे मृदा का विकास पूर्णतः नहीं हो पाता है। यहाँ की मुख्य वनस्पति काई तथा मॉस होती हैं। काई जिसे लाइकेन कहते हैं, मॉस होती हैं। अब पेडोकल वर्ग की मृदा देखते हैं। इस मृदा का विकास अर्ध शुष्क एवं शुष्क जलवायु प्रदेश में कैल्सीकरण के कारण होता है। कैल्सीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत केशिकत्व क्रिया के द्वारा जल के साथ घुले हुए क्षारीय तत्व मृदा के नीचे परतों से ऊपर की परतों में आ जाते हैं, जिसके कारण मृदा की क्षारीयता में वृद्धि हो जाती है। शुष्कता में वृद्धि के साथ
वनस्पति की सघनता में कमी आती है, इसलिए ह्यूमस की मात्रा में भी कमी आ जाती है। पेडुकल वर्ग में प्रेयरी मृदा, चरनोजम मृदा, चेस्टनट मृदा, काली मृदा को शामिल किया गया है। अब देखिए चरनोजम मृदा क्या होता है। तो स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य जलवायु की अपेक्षा कम वर्षा एवं अधिक वाष्पीकरण के कारण वृक्ष रहित घास के मैदान पाए जाते हैं, और इस जलवायु प्रदेश में निर्मित मृदा को क्या कहते हैं, चरनोजम मृदा कहते हैं। चरनोजम मृदा कैल्सिफिकेशन और निक्षालन में संतुलन बना रहता है। इस मृदा में कैल्शियम तत्वों की प्रचुर मात्रा होती है। स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश में घास के मैदान पाए जाने के कारण कार्बनिक पदार्थों के विघटन की दर भी अधिक होती है। चरनोजम मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए इसे ब्लैक अर्थ सॉइल भी कहते हैं। तो चरनोजम मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये याद रखिएगा। अत्यधिक उपजाऊ होने के साथ साथ चरनोजम मृदा भुरभुरी होती है, जो भारत में रेगुर या काली कपासी मिट्टी कहलाती है। काली मृदा में केशिका क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। चरनोजम मृदा में आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता अत्यधिक होती है, फलतः सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। यह मृदा गेहूं की कृषि के लिए विशेष रूप से अनुकूल होती है। यूक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका का मध्य क्षेत्र, मध्य अफ्रीका, मध्य भारत के यह दक्षिणी पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। अब प्रेयरी मृदा देख लेते हैं। इसे भी पेडुकल मृदा के अंतर्गत रखा गया है। इसमें चरनोजम की अपेक्षा चूने की मात्रा कम पाई जाती है। इसकी संरचना भुरभुरी होने के कारण मक्के की कृषि हेतु अधिक उपजाऊ मानी जाती है। इस मृदा का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्वी यूरोप के कुछ क्षेत्रों में हुआ है। अब देखते हैं चेस्टनट मृदा। तो चरनोजम प्रकृति की इस मृदा में ह्यूमस की अल्पता पाई जाती है। इस पर निर्मित घास के मैदान पशुओं के चारागाह हेतु उपयुक्त माने जाते हैं। इस प्रकार की मृदा का विकास एशिया के अर्ध शुष्क क्षेत्रों व उत्तरी अमेरिका में हुआ है। अब देख लीजिए मरुस्थलीय मृदा। इस प्रकार की मृदा का निर्माण कम वर्षा, उच्च तापमान एवं उच्च वाष्पीकरण वाले जलवायु प्रदेशों में हुआ है। मरुस्थलीय मृदा समशीतोष्ण क्षेत्रों में धूसर रंग की तथा उष्ण क्षेत्रों में लाल रंग की होती है। जलाभाव के कारण खनिज तत्वों का नीचे की परतों में रिसाव न होने से मरुस्थलीय मृदा क्षारीय होती है तथा वनस्पतियों की अल्पता के कारण ह्यूमस का भी अभाव पाया जाता है। इस मृदा में सनस्तर पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते और इसका संगठन सूक्ष्म होता है। तो इस तरह यह मृदा का चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके अभ्यास प्रश्न हैं, इसे देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मृदा में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो यह होगा चिकनी मृदा में। और सेकेंड है सुमेलित करना है, तो देख लेते हैं। मृदा और जलवायु प्रदेश दिया हुआ है, कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है? तो पोडजल जो होती है यह शीत समशीतोष्ण क्षेत्र में, चरनोजम जो है वो समशीतोष्ण शीत स्टेपी में पाई जाती है, स्पॉटजोल्स जो है आर्द्र शीत समशीतोष्ण में पाई जाती है, और लैटेराइट जो है उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आते हैं, मृदा विक्षालन बड़ी समस्या है, तो कहाँ की? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों की है। नेक्स्ट है, भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए किया जाता है? तो यह इनमें से कोई नहीं होगा। अब कथन कारण देख लेते हैं। केचुए खेती के लिए अच्छे नहीं हैं, और कारण क्या दिया है? केचुआ मृदा को महीन कणों में परिवर्तन कर इसे नरम बना देते हैं। तो इसमें ए गलत है, आर सही है, तो इसमें आर हो जाएगा सही है, और ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए तो आपका ये चैप्टर और अभ्यास प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।